आदर्श विद्या मंदिर में सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज अपन कक्षा षष्ठी में विषय विज्ञान का अध्याय 7 है, वो पढ़ेंगे। समापन की ओर है वो पाठ। ये अगले लेसन में अपन अगला पाठ पढ़ेंगे 8वां। इस पाठ में अपन ने कल पढ़ा था पुष्प की संरचना, उसके आज भाग पढ़ेंगे और पुष्प के प्रकार पढ़ेंगे। तो ये पाठ आपने पढ़ा होगा, समझ में आ गया होगा लगभग। आज अपन ने इसका कुछ शेष भाग रह गया है, पुष्प के भाग, वो अपन पढ़ेंगे। पुष्प के अवयव कल अपन ने पढ़े थे, 4 अवयव होते हैं, बाह्य दलपुंज, पुंमंग और जायांग। आज अपन पुष्प के मुख्य रूप से भाग 2 होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पुष्प के भाग है, पहला भाग है पुंकेसर, दूसरा भाग है स्त्रीकेसर। अब अपन ने पढ़ा था पुंकेसर है वो नर जननांग है और स्त्रीकेसर है मादा जननांग है। ये नर जनन भाग है, नर जनन भाग, वो स्त्रीकेसर है मादा जनन भाग। जनन की क्रिया पुष्प में होती है और पुष्प में पुंकेसर और स्त्रीकेसर अनिवार्य चक्र है, वो 2 इनमें संपन्न होती है। पुंकेसर के 2 भाग है, परागकोश और तंतु। तो अपन देखते हैं, परागकोश है ये परागकोश और ये तंतु। ये परागकोश है जिसमें परागकोश में परागण की क्रिया होती है। परागण की क्रिया होती है। इसमें परागकोश है वो एक पुष्प की वर्तिकाग्र से दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और ये परागण की विधियाँ हैं, उनके माध्यम से ये परागण होता है। परागण की विधियाँ है वो है एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प के परागकोश पर कैसे पहुंचते हैं, उनकी विधियाँ हैं। पहली विधि है वायु के माध्यम से, दूसरी है जल के द्वारा और तीसरी विधि है कीट पतंग के द्वारा, कीटों के माध्यम से। कीट है वो एक पुष्प के परागण पर बैठते हैं, वो जाकर के दूसरे पुष्प पर बैठेंगे तो उसमें परागण की क्रिया होगी। ये विधियाँ आप उस कक्षा में पढ़ेंगे। तो ये परागण है वो 2 प्रकार का होता है, एक स्व परागण और पर परागण। स्व परागण नंबर 1 है और दूसरा है पर परागण। स्व परागण का मतलब है उसी पुष्प पर परागण की क्रिया होना, उसी पुष्प पर परागकण है वो उसी वर्तिका अगर पहुंच जाते हैं तो वो स्व परागण है। पर परागण का मतलब है परागण है वो दूसरे पुष्प की वर्तिका अगर जाकर के निषेचन की क्रिया करते हैं, वो पर परागण है। और दूसरा भाग है स्त्रीकेसर। इसके 3 भाग है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये वर्तिकाग्र है, पुष्प का चित्र है आपके सामने। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये आंतरिक भाग है। आंतरिक भाग है ये, इसको बोलते हैं स्त्रीकेसर। आंतरिक भाग है, स्त्रीकेसर बोलते हैं इसको। अंडाशय है, इसके अंदर बीजांड नामक संरचना होती है जहाँ बीज का निर्माण होता है। और ये वर्तिकाग्र है जहाँ पर परागण की क्रिया होती है। ये लंबी नलिका है जो वर्तिकाग्र है और अंडाशय को जोड़ती है, उसको वर्तिका कहते हैं। ये सामान्य जानकारी है आपके पुष्प के बारे में। अंडाशय का अनुप्रस्थ काट है, लंबुत काट है, उनका आप उस कक्षा में अध्ययन करेंगे इसका। तो ये वर्तिकाग्र है, टोपीनुमा संरचना पर वर्तिकाग्र है, और ये अंडाशय है जिसके अंदर बीजांड का निर्माण होता है। अंडाशय जनन की क्रिया होती है, स्त्रीकेसर है और मादा जनन का भाग है। अपने ये पुष्प के मुख्य 2 भाग याद रखने हैं, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, क्योंकि मुख्य कार्य है वो पुष्प का जनन का कार्य है वो यही होता है, ठीक है ना। नए बीज का निर्माण होता है। जनन अपन कहते हैं ना, पुष्प पादप की जनन इकाई है, जनन का कार्य पुष्प के पुंकेसर और स्त्रीकेसर में संपन्न होता है। अपन अभी देख लेते हैं कि पुष्प के प्रकार। पुष्प के 2 प्रकार है, एक तो एक लिंगी पुष्प है और एक द्विलिंगी पुष्प है। पुष्प के प्रकार, नंबर 1 है एक लिंगी पुष्प।
एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प का मतलब है उस पुष्प में केवल या तो स्त्रीकेसर है या पुंकेसर है, दोनों में से एक उपस्थित है। द्विलिंगी का मतलब है इसमें दोनों जनन भाग पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों एक ही पुष्प में मौजूद है। इसमें या तो स्त्रीकेसर है या पुंकेसर है। इसमें दोनों जननांग एक ही पुष्प पर होते हैं, पुंकेसर व एक ही पुष्प पर उपस्थित होते हैं। दोनों एक ही पुष्प पर दोनों भाग होने के कारण इसमें स्वपरागण की क्रिया होगी, क्योंकि अपन जानते हैं ये द्विलिंगी है, पुंकेसर और स्त्रीकेसर एक ही पुष्प पर है। इसके उदाहरण अपन देखते हैं ना, मक्का पपीता, मक्का पपीता ये उसके उदाहरण है। इसके उदाहरण एक दो देख लेते हैं हम। सरसों, गुड़हल, ये एक दो उदाहरण आपको याद रखना, सामान्य जानकारी है। इसमें ज़्यादा आपकी षष्ठी कक्षा में इन दो पुष्पों के प्रकार है, एक लिंगी और द्विलिंगी, परिभाषा और उदाहरण, इतने आपको याद रखने हैं। तो ये अपन के पुष्प के जो लिंग है पुंकेसर और स्त्रीकेसर, जब एक लिंग होगा या तो पुंकेसर उपस्थित होगा या स्त्रीकेसर होगा तो उसको बोलेंगे एक लिंगी पुष्प। और जब दोनों लिंग हो गए एक ही पुष्प पर, पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होंगे तो उसको बोलेंगे द्विलिंगी पुष्प, क्योंकि उस पुष्प पर पुंकेसर भी है स्त्रीकेसर भी मौजूद है और उस पर स्वपरागण की क्रिया होगी। और ऐसे उदाहरण है सरसों है, गुड़हल है, ये उनके उदाहरण हैं। और एक लिंगी होगा ना उस पर परागण की क्रिया होगी। इसे एक लिंगी पर या तो स्त्रीकेसर होगा या पुंकेसर होगा। तो पुंकेसर क्या करेगा, एक पुष्प के में से उड़ करके दूसरे पुष्प पर जवायु जल और कीट पतंग के माध्यम से दूसरे पुष्प पर जाएगा और उसमें परागण की क्रिया होगी। ये है सामान्य पुष्प के बारे में। परागण क्या होता है अपन देख लेते हैं। परागण ये आपने डायग्राम बनाया होगा, एक परागी पुष्प का नामा का चित्र बनाइए, ऐसा क्वेश्चन आता है। थोड़ा परागण देख लेते हैं। परागण क्या होता है, परागकणों का एक पुष्प की वर्तिकाग्र से दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। यानी एक पुष्प के परागण है, एक पुष्प के परागकण है, वो एक पुष्प की वर्तिकाग्र से दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। पहुंचने की जो विधि है वायु जल और कीट उसी के माध्यम से पहुंचते हैं, तो उसकी जगह परागण कहते हैं। इसमें परागकण होते हैं, वो एक पुष्प की वर्तिकाग्र से दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और निषेचन की क्रिया होती है, स्वपरागण और परपरागण की क्रिया होती है। और ये पहुँचते कैसे, वायु हवा पवन के माध्यम से या जल के माध्यम से, या वो कीट पतंग उस पुष्प पर आकर बैठते हैं, वो यहाँ से उड़ करके दूसरे पुष्प परागण की वर्तिकाग्र पर जाएंगे तो वहाँ पर उसे परागकणों को छोड़ देंगे और परागण की क्रिया होगी। इसमें कुछ क्वेश्चन है वो PDF में आप उपलब्ध हो जाएंगे करने। धन्यवाद।